हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें देखते हैं तो आपको ज़रूर ये हेल्प करेगा। मेरे कुछ पिछले वीडियो में भी डिफरेंट चैप्टर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस तरीके के चैप्टर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो ओलंपियाड के ऊपर ही बेस करके दिया हुआ है और जी एडवांस के ऊपर फॉर्म किया गया है। तो इन सॉल्यूशन को प्लीज़ देखिए, ये आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूर हेल्प करेगा। इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फोर्स के थ्रू हम लोग वर्डन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और पावर के लिए हमें किस किस फिजिकल क्वांटिटी को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो दो पॉइंट के बीच में हमें कंपैरिजन करना है, उसमें फर्स्ट वाली कंडीशन को अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट पे ये ब्लॉक दिया हुआ है और इसमें फोर्स इस डायरेक्शन की ओर लग रहा है। फोर्स कैपिटल एफ इस डायरेक्शन की ओर लग रहा है और इस जमीन को हम लोग फ्रिक्शनलेस एज्यूम नहीं करेंगे, फ्रिक्शन के साथ एज्यूम करेंगे। और सेकेंड, दूसरे डायग्राम में यहाँ पे अगर हम आते हैं तो दूसरे डायग्राम के पार्ट में सेम ब्लॉक सिचुएटेड है और ये फोर्स इसको पुल कर रहा है एट एन एंगल थीटा पर। ठीक है, थीटा पर ये पुल कर रहा है, ये फोर्स यहाँ पे थीटा एंगल पे पुश कर रहा है। दोनों का रफनेस सेम है, दोनों ब्लॉक के मास की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। और फिर क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों ब्लॉक को कैपिटल एस डिस्टेंस तक क्या किया, डिस्प्लेस किया गया, एस डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया गया। तो हमें यहाँ पे पता करना है कि इन दोनों फोर्स के थ्रू वर्डन की वैल्यू कितने के इक्वल है और उसमें कंपैरिजन बताना है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। और साथ साथ में हमें ये पता करना है कि किस फोर्स के थ्रू ज्यादा पावर प्रोड्यूस हो रहा है और किस फोर्स के थ्रू कम पावर प्रोड्यूस हो रहा है। अब जैसे इस पूरे कंडीशन पे वर्डन के फॉर्मूले की वैल्यू को अगर मैं डिस्कस करूं तो वर्डन इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा होता है। तो क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर दोनों के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दोनों के केस में क्या है, सेम है। मतलब ये ब्लॉक इस पर्टिकुलर पोजीशन से यहां तक आता है तो ये डिस्प्लेसमेंट एस के इक्वल आता है, ये फोर्स इस साइड क्यों लग रहा है। तो इसके वर्डन की वैल्यू को मैं लिखूं तो एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा आएगा। और सेकंड केस में भी यहां पर इस ब्लॉक को इस साइड की ओर पुल करते हुए ले जा रहा है तो ये फोर्स की वैल्यू एफ इस साइड की ओर आ रहा है, तो यहां पे इसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एस के इक्वल आ रही। तो दोनों केस में वर्डन की वैल्यू तो सेम निकल करके आएगी। ठीक है, दोनों में वर्डन का टर्म्स तो यहाँ पे सेम निकल करके आएगा। तो दोनों फोर्स के थ्रू वर्डन की वैल्यू को हम इक्वल ही मानेंगे। एफ सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो भी क्या है, यहाँ पर सेम है। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या है, पावर के बारे में सोचते हैं। तो पावर के लिए यहाँ पे अगर हम रखें तो पावर यहाँ पे वर्डन डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल की वैल्यू यहाँ पर आता है। अब इसमें टाइम की वैल्यू को हमें और कंसीडर करना पड़ेगा कि टाइम का हम कंपैरिजन किस तरीके से करें। तो अभी फर्स्ट केस में यहां पे अगर हम आए तो फर्स्ट केस में ये जो ब्लॉक दिया हुआ है, इस ब्लॉक पे फोर्स इस तरीके से पुशिंग मोड में सिचुएटेड है। तो एफ इधर की ओर, ये एंगल थीटा, तो इस साइड की ओर एफ कॉस थीटा आएगा और इस साइड एफ साइन थीटा आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मल इधर की ओर और एम जी नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। तो पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू इनटू एन के इक्वल आएगा। तो इस पूरे बॉडी का जो एक्सेलरेशन यहां पर आएगा दैट इज एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन दैट इज म्यू ब्रैकेट क्लोज, नॉर्मल की वैल्यू को रखेंगे तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा के इक्वल आएगा, होल डिवाइडेड बाई एम मास। ये फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगा।
जबकि सेकंड केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सेकंड केस में फोर्स इस साइड की ओर यहां पर आएगा, उसका एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एफ साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और करस्पॉन्डिंग उसके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू ऊपर आएगा, फ्रिक्शन पीछे क्यों लगे। इसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू एन लिखेंगे तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल के इक्वल आएगा। तो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू को लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू एन की वैल्यू को लिखूंगा तो एन की वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा की वैल्यू निकल करके आएगा होल डिवाइडेड बाई मास एम। पीछे फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया तो करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो ये कंपैरिजन से साफ पता चल रहा है A2 ग्रेटर देन A1 आएगा। A2 ग्रेटर देन A1 के इक्वल आया, मतलब सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में हमें कम टाइम इंटरवल की वैल्यू लगेगा, क्योंकि S इज इक्वल टू यहां पर जो कैलकुलेट होकर के आएगा दैट इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। जो ज्यादा एक्सेलेटेड होगा उसके टाइम की वैल्यू कम होगी, तो यहां पे A2 एक्सेलेरेशन ज्यादा है तो करस्पॉन्डिंग T2 लेस देन T1 आएगा, और T2 लेस देन T1 की कंडीशन निकल करके आ रही है। तो यहां पर जिसका टाइम इंटरवल कम रहेगा उसके पावर की वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो पावर P2 ग्रेटर देन P1 आएगा। मतलब सेकेंड प्रोसेस में जो वर्डन हो रहा है वो शॉर्ट टाइम इंटरवल में हो जा रहा है, और शॉर्ट टाइम इंटरवल में होने के कारण उसके पावर की वैल्यू ज्यादा कैलकुलेट होकर के आएगी, जबकि फर्स्ट केस में वही वर्क ज्यादा ड्यूरेशन में हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे से ले जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो फर्स्ट केस में पावर कम और सेकंड केस में पावर की वैल्यू ज्यादा कैलकुलेट होकर के आएगी। तो वर्डन के लिए हमें पता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल हमें चाहिए, और पावर के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो पावर के लिए टाइम इंटरवल भी चेक करना पड़ेगा कि टाइम इंटरवल कितने ड्यूरेशन में वो वर्क की वैल्यू हो रही है। इस नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर इलास्टिक स्ट्रिंग के ऊपर बेस करके क्वेश्चन फॉर्म किया हुआ है, और इस इलास्टिक स्ट्रिंग में जो पॉइंट हम लोग ने अभी क्वेश्चंस में देखा, उस क्वेश्चंस में इलास्टिक स्ट्रिंग के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको मेंशन की गई है। जैसे इस क्वेश्चन के पार्ट में यहाँ पर एक ब्लॉक इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, और इस ब्लॉक के मास की वैल्यू m दिया हुआ है, और उसको एक इलास्टिक कॉर्ड के साथ इस तरीके से पकड़ के रखा गया। तो एक एंड पॉइंट यहाँ पर O जिसे हमने पकड़ के रखा हुआ है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे P है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से 0.8 L के इक्वल है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि O पॉइंट को हम खींचते चले जा रहे हैं, तो जिसके कहा O पॉइंट यहाँ पर आ गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और ये स्ट्रिंग इस को स्ट्रेच करके रखा, तो ब्लॉक जस्ट स्ट्रेचिंग की कंडीशन में, तो इस पूरे कंडीशन पे ये जो P पॉइंट है वो इस पॉइंट पर अप्रोच कर गया। मतलब P पॉइंट जो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर है वो L डिस्टेंस पे अप्रोच कर गया, और उस वक्त ये जो ब्लॉक है जस्ट ग्राउंड को लीव करने की कंडीशन पे, तो हमें पता करना है कि इस फोर्स के थ्रू हमें कितना वर्क करना पड़ा। तो एक चीज तो डिसाइडेड है कि हमारे फोर्स का जो भी वर्डन होगा वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, क्योंकि ये ब्लॉक तो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा है। अगर हमें यहाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को पता करना है तो एटलीस्ट हमें ये जरूर पता करना पड़ेगा कि ये टोटल एक्सटेंशन की वैल्यू है कितने के इक्वल, ठीक है ना। ये टोटल एक्सटेंशन की वैल्यू है कितने के इक्वल, ताकि हम यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल सके। अच्छा, के की वैल्यू भी क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन उस इंस्टेंट पर हमें यह जरूर पता है कि यहाँ पर के एक्स की वैल्यू जो है वो दैट इज इक्वल टू एम जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर आ गया एम जी एक्स डिवाइडेड बाई 2। फिर भी हमें x की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी कि x टोटल एक्सटेंशन हुआ कितना है। तो अभी जब इलास्टिक कॉर्ड होता है और यूनिफॉर्म कॉर्ड होता है, लाइट कॉर्ड होता है, तो हमें यहाँ पे पता है कि इसमें
हर एक एलिमेंट में टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिसके कारण हर एक एलिमेंट में एक्सटेंशन भी सेम आता है। अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट लें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एलिमेंट लें, तो यहाँ पे एलिमेंट की अगर लेंथ dx है तो करस्पॉन्डिंग उसका एक्सटेंशन dy आएगा। इसके ऊपर कोई एलिमेंट dx लें तो उसके अंदर भी करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन dy होगा, मतलब हर एक एलिमेंट में एक्सटेंशन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो लेंथ और एक्सटेंशन यहां पर बिल्कुल लीनियर रिलेशन के साथ सिचुएटेड रहेंगे। अगर हम कह दें कि लेंथ l/2 है और एक्सटेंशन y है, तो अगर लेंथ l होगा तो एक्सटेंशन 2y के इक्वल निकल करके आएगा। अब इस पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें यहां पे पता चल गया कि 0.8L वाला जो पोजीशन है वो L पोजीशन में पहुंच गया, तो इससे ये तो डिसाइड हो गया कि 0.8L के लेंथ में एक्सटेंशन की वैल्यू जो निकल करके आई वो 0.2L के इक्वल है। यहां तक कि जितने एलिमेंट हैं उन सब ने मिलकर के जो एक्सटेंशन डेवलप किया होगा वो 0.2L के इक्वल आया होगा। तो यहां पर 0.8L के करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन हुआ 0.2L। तो हमें L के करस्पॉन्डिंग अगर एक्सटेंशन चेक करना है तो 0.2L डिवाइडेड बाई 0.8L इंटू L, तो ये आ जाएगा L डिवाइडेड बाई 4। दैट इज एक्सटेंशन फॉर लेंथ L। तो x की वैल्यू जो यहां पे निकल करके आ रही है वो L/4 आ रहा है, और L/4 के इक्वल जैसे यहां पर रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो निकल करके आएगा वो mgL डिवाइडेड बाई 8 के इक्वल आ रहा है। दैट इज स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड इलास्टिक कॉर्ड। अब यहां पे वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो भी कैलकुलेट हो करके आएगा दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, क्योंकि सिस्टम में कोई भी काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है, तो इस पूरे पार्ट पे U फाइनल माइनस U इनिशियल केवल कितने के इक्वल आएगा, mgL डिवाइडेड बाई 8 के इक्वल निकल करके आएगा। ओके, यहां पर जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इस पॉइंट के ऊपर बेस्ड है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आती है। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स इक्विलिब्रियम अगर ले आना चाहेगा तो वो हमेशा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की ओर ले जाने की टेंडेंसी रखेगा। अब इस क्वेश्चन के पार्ट पे यहां पर एक रॉड के साथ पार्टिकल कनेक्टेड है और दूसरा रॉड उससे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है और इसके मास की वैल्यू m है, और इसको दो प्लेटफॉर्म के सहारे इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा गया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यहां पे रखा गया है, ये ऐसे यहां पे रखा है, ये रॉड दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो हमें यहां पे पता करना है कि जिस इंस्टेंट पे ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आ रहा है उस इंस्टेंट पर x1 और x2 के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है ना, x1 और x2 के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट कि यहां पर ये पोजीशन और ये पोजीशन जो सिचुएटेड है, इन दो पोजीशन के बीच को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करूं, यहां पे स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से कनेक्ट करूं तो ये कनेक्ट होता है। इसका सेंटर पॉइंट यहां पे जो सिचुएटेड है उसको मैंने C लिखा, ये पॉइंट A लिख लिया और ये पॉइंट B लिख लिया। तो A से B तक की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, A से B तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक ट्रायंगल बन गया AB और ये पार्टिकल को मैंने P लिख लिया, तो ABP एक ट्रायंगल बन गया जो कि यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल सिचुएटेड। अब यहां पर C पॉइंट जो है वो फिक्स है, ये भले ही इस साइड इधर से इधर मूव करेगा लेकिन C पॉइंट जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। तो जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन की वैल्यू यहां पे गेन होगा तो ये जो P पार्टिकल है वो इस C पॉइंट से सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे आएगा, और वो तभी होगा जब ये पूरा का पूरा वर्टिकल लाइन यहां पे सिचुएटेड होगा।
यहां पर अगर मैं कह दूं कि ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है तो ये एक सर्कल इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सर्कल का पूरा एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो जिसमें ये अगर आर के इक्वल हो तो ये भी आर के इक्वल ही आएगा। तो ये टोटल वर्टिकल डिस्टेंस आर के इक्वल आएगा। आर तो कांस्टेंट रहेगा, तो पूरा जब ये नीचे की ओर आएगा, ये पूरा नीचे आएगा, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल करके आ गया। तो अब ये डिसाइडेड हो गया कि सी पॉइंट से ये आर मिनिमम आर मैक्सिमम नीचे आएगा, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम होगी। अब उसी कंडीशन पे हमें x1 और x2 की वैल्यू को कैलकुलेट करके पता करना है कि x1 x2 के बीच का रिलेशन क्या निकल कर गया। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या निकाला, a और b पॉइंट फिक्स है, करस्पॉन्डिंग उसका सेंटर पॉइंट c फिक्स है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये इस साइड इधर की ओर ऐसे अगर घूमेगा लेकिन c फिक्स रहेगा, तो सबसे मिनिमम पोजीशन तब आएगा जब इसका सेंटर से P तक की जो दूरी रहेगी, जो कि R के इक्वल ही निकल कर, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ बनेगा, ये तब आएगा जब ये रेडियस जो आए वो बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पर आए। अब ये एंगल अगर मैं थीटा लिखूं तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 आएगा। 90 माइनस थीटा बाई 2 के इक्वल आएगा। ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2, तो यहां पर मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, तो ये एंगल यहां पे जो आएगा वो थीटा डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब अगर हमने इस लेंथ को लिखा तो ये आर है, ये आर है, तो ये 2r साइन थीटा बाई 2 के इक्वल निकल करके आएगा। 2r साइन थीटा बाई 2, ये लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा 2r साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये r है, तो ये r साइन थीटा बाई 2, r साइन थीटा बाई 2, तो 2r साइन थीटा बाई 2, तो a से p तक की लेंथ आ गई। और ये जो x1 की वैल्यू निकल करके आएगा दैट इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल है। ये x1 की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आए। दूसरी तरफ आते हैं, x2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। x2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये एंगल थीटा बाई 2 आ गया। तो ये r है, ये r है, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो r cos थीटा बाई 2, r cos थीटा बाई 2, तो इसकी लेंथ आ जाएगा 2r cos थीटा बाई 2। और ये एंगल की वैल्यू यहां पे 90 माइनस थीटा बाई 2 है। तो x2 की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आएगा 2r cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा। तो यहां से पता चल रहा है कि x1 और x2 की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। तो हमें यही रिलेशन उस वक्त पता करना था कि x1 x2 के बीच में क्या रिलेशन होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ हाइट। x1 और x2 मतलब वॉल से इस पार्टिकल की जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगी, सेम अमाउंट में कैलकुलेट होकर के आएगी।